फ्रेंड्स, क्या आपको भी क्वेश्चन के आंसर लिखने में दिक्कत होती है? और क्या जो अनसीन पैसेज होते हैं या फिर जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आप जुगाड़ से ही लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स को उस पैराग्राफ में मैच करके फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पूरा लिख लेते हैं? क्या आपको भी क्वेश्चन के आंसर रटना पड़ता है, आप रट के लिखते हैं एग्जाम में? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन श्रीवास्तव और मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका मैं मेथड आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको चाहे वो ग्रामर पोर्शन हो और चाहे वो लिटरेचर पोर्शन हो, ये सभी टॉपिक्स मैं आपका क्लियर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने ये अ लेटर टू गॉड चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। आप किसी भी बोर्ड से अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपने इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा, अ लेटर टू गॉड। तो आज हम इसी लेसन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के बताने वाले हैं और आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप खुद से किसी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसमें जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है पहले हम उसे देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ इसमें है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। पहले आप पैसेज को अच्छे से समझ लीजिए कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब इसमें कहा गया कि उस संपूर्ण घाटी की, इन द एंटायर वैली यानी कि उस संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल यानी कि निचली पहाड़ी की चोटी पर, द हाउस द ओनली वन यानी कि एक अकेला मकान, और सेट का मतलब यहाँ पे स्थित था, यानी कि उस संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर एक अकेला मकान स्थित था। और इसके बाद कहा गया कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे हुए पके अनाज की खेतों को देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि धरती को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी एक मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार। और उसके बाद थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यानी कि सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। इंटीमेटली का मतलब घनिष्ठ रूप से या अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, वह पूरी सुबह और कुछ नहीं करता था। एल्स बट सी इन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल वह उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देखा करता था। और इसके बाद कहा गया कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, यानी कि यहाँ पे लेंचो ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम वास्तव में पानी प्राप्त करने वाले हैं, यानी कि अब वास्तव में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, और वो औरत जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी उसने उत्तर दिया, येस गॉड्स विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी कि लेंचो के बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि उसके छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, और तभी उस औरत ने उन सभी को बुलाया, कम फॉर डिनर, यानी डिनर के लिए आओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक ये पैराग्राफ, इसमें ये पैसेज दिया गया है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप आपको ये पैसेज आ गया समझ में। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, यानी कि वो मकान कहाँ स्थित था। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, तो इसमें पूछा गया कि वो मकान कहाँ पे स्थित था। तो देखिए, इस पैसेज के पहली ही लाइन में कहा गया कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि वो मकान कहाँ पे स्थित था, एक संपूर्ण घाटी की निचली पहाड़ी की चोटी पर वो अकेला मकान स्थित था। तो फ्रेंड्स, आप ये पूरा का पूरा लाइन ऐसे ही नोट नहीं करेंगे। अगर आपको आंसर लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप ऐसा ही करते हैं कि फुल स्टॉप से लेकर फुल स्टॉप तक पूरी लाइन को लिख देते हैं, बट ये आंसर लिखने का सही तरीका नहीं है। अगर आपको आंसर देना है तो उसका स्टार्टिंग आप क्वेश्चन से कर सकते हैं, उसका एक मेथड होता है आंसर देने का। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, आपको ये पता है कि वह मकान एक घाटी के बीच में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तो आंसर लिखते समय आपको क्या करना है,
सबसे पहले आपको क्वेश्चन में सब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, और सब्जेक्ट ढूंढना बहुत ही आसान है। आप देखेंगे क्वेश्चन में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, क्वेश्चन में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन है अक्सर ये होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द हाउस। इसमें बात किसकी हो रही है? मकान की बात हो रही है। तो हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया द हाउस, और इसके बाद क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में होता है लेकिन आंसर असर्टिव में होता है। तो असर्टिव में सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के बाद अब क्वेश्चन में जो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है वही हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। तो इसमें वॉज आया तो यहाँ पे आपको वॉज का यूज करना है, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा जाता है उसका आंसर हमें उसी टेंस में देना होता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि कल तुम कहाँ गए थे, कल तुम कहाँ गए थे, और आप कह दें कि मैं बाज़ार जाऊँगा। कल तुम कहाँ गए थे और आप उसका जवाब दें कि मैं बाज़ार जाऊँगा। आपको ये कहना होगा कि मैं बाज़ार गया था, तब ये करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप कह दें कि मैं बाज़ार जाऊँगा तो ये उसका आंसर नहीं हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्वेश्चन जिस टेंस में होगा आपको आंसर उसी टेंस में देना है। और यहाँ पे देखिए ये एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे वॉज का यूज़ किया गया है। आपको केवल ये याद रखना है कि जब क्वेश्चन में अगर डू, डज या फिर डिड आया है, डू, डज या फिर डिड अगर आया है तो आपको क्या करना है? आंसर लिखते समय आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना होगा। अगर क्वेश्चन में डू, डज या डिड आया है तो आंसर में आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है। अगर डू आया है क्वेश्चन में तो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो इसमें मेन वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म। अगर डज आया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखनी होगी, उसमें एस या एस जो ऐड रहता है उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और अगर क्वेश्चन में डिड आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होगी। क्वेश्चन में जो वर्ब दिया गया होगा उसका सेकंड फॉर्म लिखना होगा। तो बस इन तीनों के अलावा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आया है तो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद वो हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो यहाँ पे वॉज आया है तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया द हाउस और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब इसमें देखिए किसका यूज किया गया है? सिचुएटेड। द हाउस वॉज सिचुएटेड का मतलब हो गया कि वह मकान स्थित था। द हाउस वॉज सिचुएटेड, वह मकान स्थित था। अब सबसे पहले इसमें देखिए क्या है कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर एक घाटी के बीच, एक घाटी के बीच एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो इसमें दो स्थान आ गए हैं, एक निचली पहाड़ी की चोटी और एक पूरी घाटी। तो जब भी दो स्थान आ जाते हैं तो पहले आपको छोटा वाला स्थान लिखना होगा, पहले छोटा स्थान लिखना होगा। छोटा स्थान कौन सा है? वो निचली पहाड़ी की चोटी, क्योंकि वो पूरी संपूर्ण घाटी के बीच एक छोटा सा स्थान है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। तो पर के लिए आप यहाँ पे ऑन का यूज कर सकते हैं, ऑन द टॉप। यहाँ पे क्रेस्ट का यूज किया गया पैसेज में, तो आप टॉप का भी यूज कर सकते हैं या फिर क्रेस्ट भी लिख सकते हैं। ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल, अ लो हिल यानी कि एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। अब एक घाटी के बीच, ये आपको लिखना है, एक घाटी के बीच यानी कि इन द मिडल ऑफ अ वैली, एक घाटी के बीच। अब ये आंसर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल इन द मिडल ऑफ अ वैली, यानी कि वह मकान एक घाटी के बीच एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस तरीके से आप एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स आंसर लिखते समय आपको ये भी ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन में जितना पूछा गया है आप केवल उतना ही बताएंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐड नहीं करना है। मान लीजिए आपको 40 वर्ड्स में कह दिया आंसर लिखने के लिए, और जो आप आंसर दे रहे हैं वो केवल 35 वर्ड्स में हो गया। वैसे तो 40 वर्ड कोई ऐसी लिमिट नहीं होती है, उसमें कहा जाता है कि नॉट मोर देन 40 वर्ड, यानी कि 40 वर्ड से ज़्यादा ना हो। तो आपको ये ज़्यादा कम इस वर्ड्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना आपको सटीक आंसर देना है। अब वो चाहे थोड़ा 2-4 वर्ड कम ही हो जाए और चाहे उससे ज़्यादा ही हो जाए। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया था कि वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, और हमें पता था कि वो मकान एक घाटी के बीच एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ये बात हमें मालूम थी। तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट ढूंढा गया, क्वेश्चन में द हाउस है इसका सब्जेक्ट। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया वॉज, और फिर यहाँ पे आ गया वर्ब सिचुएटेड। द हाउस वॉज सिचुएटेड, वह मकान स्थित था। अब एक निचली पहाड़ी की चोटी पर,
तो ऑन द टॉप यानी चोटी पर, ऑफ अ लो हिल एक निचली पहाड़ी की, इन द मिडिल यानी बीच में, ऑफ अ वैली एक घाटी के बीच में। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट? व्हाट कुड वन सी फ्रॉम दिस हाइट? दिस हाइट, तो इसका मतलब क्या है कि उस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन का मतलब एक व्यक्ति, व्हाट यानी क्या, कुड सी देख सकता था। इस ऊंचाई से एक व्यक्ति क्या देख सकता था? तो जैसा कि पैसेज में बताया गया है कि फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इस ऊंचाई से एक व्यक्ति नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे पके अनाज की खेत को देख सकता था। इतना इसमें बताया गया है इससे रिलेटेड। तो आप यही चीज़ इसके आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कर दिया गया है कि फ्रॉम दिस हाइट, तो आप चाहें तो इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जो मेथड बताया गया इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होगा। इस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुड है, और इसके तुरंत बाद क्या आया हुआ है? वन, क्योंकि सी तो वर्ब है तो इसमें वन ही हमारा सब्जेक्ट है। तो आप सबसे पहले वन को यहाँ पे लिख देंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। अगर वो डू डज डिड नहीं है तो इसमें डू डज या डिड नहीं है, कुड है, तो यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा। तो वन कुड, और इसके बाद मेन वर्ब आएगा सी। वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था। अब क्या देख सकता था? द रिवर, वन कुड सी द रिवर। और क्या देख सकता था? एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flowers, dotted with the flowers। अब इसमें बचा है कि इस ऊंचाई से, तो इसको आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस हाइट। लास्ट में इसको आप ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स फ्रॉम दिस हाइट। एक व्यक्ति इस ऊंचाई से नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, और फूलों से लदे पके अनाज की खेत को देख सकता था। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपने देखा कि इसमें जो आंसर हम लिख रहे हैं, इसका स्टार्टिंग तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। इसका स्टार्टिंग आपको क्वेश्चन में से ही करना है, तब वो आपका एक परफेक्ट आंसर कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि what was needed by the earth only? What was needed by the earth only? अब देखिए ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है जो क्वेश्चन हमारा कि what was needed by the earth only, धरती के द्वारा किस चीज़ की ज़रूरत थी, केवल किस चीज़ की ज़रूरत थी। और हमें पता है कि धरती को किस चीज़ की ज़रूरत थी? अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि एक मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार। अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, ये चीज़ हमें पता है। तो आप क्या करेंगे? अगर ये व्हाट से स्टार्ट है, केवल ये पूछा गया कि किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो आपको केवल वही चीज़ यहाँ पे व्हाट के जगह पे लिखना होगा। या जैसे हु से स्टार्टिंग जब होता है तो आपको एक वर्ड में जो आंसर पता है, अभी इसके बारे में आपको आगे बताया जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, और इसमें देखिए इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे बाय द अर्थ, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जिस चीज़ की धरती को ज़रूरत थी वही ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि सबसे पहले आपको लिखना होगा कि अ डाउनपोर, किस चीज़ की ज़रूरत थी? अ डाउनपोर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पहले अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, और एटलीस्ट अ शावर। तो इतना आपको पैसेज में मिल जाएगा, अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, यानी कि एक मूसलाधार बारिश या फिर कम से कम एक बौछार। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वॉज नीडेड बाय द अर्थ ओनली, वॉज नीडेड बाय द अर्थ
ओनली। फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप आंसर लिखते हैं तो आपको हर एक आंसर में पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये मैटर नहीं करता है कि आपने इसमें कितने वर्ड में आंसर दिया है, केवल क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका एक सटीक आंसर उसमें होना चाहिए। अब वैसे भी आप सोचिए कि अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो आप यही चाहते हैं कि उसका वो सीधा आंसर बता दे। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं तो उसका जवाब वो एक सीधा जवाब दे दे, घुमा फिरा के बात ना करे। तो वही चीज़ एग्जामिनर भी चाहते हैं कि जो क्वेश्चन में पूछा गया ठीक वही चीज़ आंसर में बताया गया हो। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है कि हु न्यू हिज फील्स इंटीमेटली। ये सबसे आसान क्वेश्चन इसमें है, हु न्यू his fields intimately, यानी कि अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से कौन जानता था। Who knew his fields intimately, अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से कौन जानता था। अब ये चीज़ आपको पता है कि लेंचो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, केवल हु के जगह पे आपको जो एक वर्ड में आंसर पता है, कौन जानता था, लेंचो। एक वर्ड में आपको पता है कि लेंचो, तो आप क्या करेंगे, केवल हु के जगह पे लिख देंगे लेंचो। और इसके बाद न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, यहाँ पे हो जाएगा न्यू हिज, पहले सब्जेक्ट हो गया लेंचो। अब देखिए इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा न्यू और फिर ऑब्जेक्ट हिज फील्ड्स। लेंचो न्यू हिज फील्ड्स। अब यहाँ पे एडवर्ब दिया गया है इंटीमेटली, इंटीमेटली। Who knew his fields intimately? लेंचो knew his fields intimately। लेंचो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। तो इस तरह से फ्रेंड देखिए हमने ये चारों क्वेश्चन के आंसर बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया लिखना। अब आपको ये क्वेश्चन कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिए जाएं तो आप अभी इसके आंसर लिख सकते हैं बिना कहीं देखे और बिना इसको रटे। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ इसमें दिया गया लेसन का, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी कि अब भोजन करने का समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व की ओर बादलों का एक विशाल पर्वत आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि हवा मीठी और तरोताज़ा थी। और इसके बाद है कि द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि लेंचो और किसी भी अन्य कारण से बाहर नहीं गया, केवल अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए। लेंचो केवल अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह खुशी से चिल्लाया कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू क्वाइंस, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बारिश की बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। और इसके बाद इसमें दिया गया कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि एक संतुष्ट भाव से, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, लेंचो ने संतुष्ट भाव से फूलों से लदे पके अनाज के अपने खेत को देखा। ड्रैप्ड विद कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड का मतलब कवर्ड विद, जो बारिश की चादर में ढके हुए थे। अब इसके भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, व्हेन did the raindrops begin to fall? अब देखिए इसके पैराग्राफ के स्टार्टिंग में बताया गया कि it was during the meal that just as लेंचो had predicted big drops of rain began to fall। तो यानी कि ये बारिश की बूंदें कब गिरने लगी, भोजन के समय। It was during the meal, यानी कि भोजन के दौरान, भोजन के समय। तो यही चीज़ आपको इसके आंसर में लिखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में से आपको सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, और सब्जेक्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और डिड के तुरंत बाद क्या आया है, द रेन ड्रॉप्स। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया द रेन ड्रॉप्स।
सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया द रेन ड्रॉप्स, और इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन में डिड लगा हुआ है, और हमने आपको क्या बताया कि अगर क्वेश्चन में डिड आया है तो आंसर में आपको सब्जेक्ट के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बल्कि इसमें जो हमारा मेन वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज करना है। इसमें वो बिगिन है, इसका सेकेंड फॉर्म आपको लगाना होगा यहाँ पे बिगिन, बिगिन टू फॉल। ये हो गया द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल, यानी कि बारिश की बूंदें गिरने लगी। कब गिरने लगी? ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ड्यूरिंग द मील, ये चीज़ यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। द रेन ड्रॉप्स बिगेन टू फॉल ड्यूरिंग द मील, यानी कि भोजन के दौरान बारिश की बूंदें गिरने लगी। तो बस इतना ही आप इसका आंसर लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट। What could be seen approaching in the northeast? In the northeast. तो इसमें पूछा गया कि उत्तर पूर्व की ओर से क्या आता हुआ दिखाई दे रहा था। What could be seen approaching in the north east? तो आपको पता है कि उत्तर पूर्व की ओर से बादलों का एक विशाल पर्वत आता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ भी देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो हमारा क्वेश्चन ये पैसिव वॉइस में है, कुड के साथ बी का यूज़ किया गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, ये पैसिव वॉइस में है। और हम स्टार्टिंग किससे करते हैं? सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट क्या है? जो दिखाई देता है, जो दिखाई दे रहा है वही इसका ऑब्जेक्ट है, और उसी को हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हमें पता है कि अ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, बादलों का एक विशाल पर्वत दिखाई दे रहा था। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों का एक विशाल पर्वत। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पे कुड बी, फिर मेन वर्ब आएगा यहाँ पे सीन, कुड बी सीन, अप्रोचिंग, और कहाँ से? इन द नॉर्थ ईस्ट। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि अ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर बादलों का एक विशाल पर्वत आता हुआ दिखाई दे रहा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि व्हाई डिड द मैन गो आउट। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डिड द मैन गो आउट। व्हाई डिड द मैन गो आउट, वो आदमी बाहर क्यों गया? तो आपको पता है कि वो आदमी केवल अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का आनंद महसूस करने के लिए बाहर गया। यही चीज़ आपको इसमें बताना है। तो आंसर आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में से आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट ढूंढना है। और सब्जेक्ट कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसके तुरंत बाद। हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसके बाद आ गया द मैन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है द मैन। अब देखिए क्वेश्चन में जब डिड है तो आंसर में आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा मेन वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लिखना होगा। तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगा। द मैन वेंट आउट, यानी कि वह आदमी बाहर गया। किस लिए? वेंट आउट ओनली टू एन्जॉय, एन्जॉय करने के लिए। द feeling of rain, only to enjoy the feeling of rain on his body, अपने शरीर पर, on his body। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि द मैन वेंट आउट ओनली टू एन्जॉय द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि लेंचो केवल अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का फीलिंग जो है एन्जॉय करने के लिए बाहर गया। तो इस तरह से सिंपली आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर टू। फ्रॉम व्हाट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा कि फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स
रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू। और जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है, न्यू क्वाइन से, नए सिक्के से कंपेयर किया गया है। तो आप इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन में से सब्जेक्ट को ढूंढना है, और सब्जेक्ट इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलेगा द रेन ड्रॉप्स। तो मैं यहाँ पे आप पहले लिखेंगे द रेन ड्रॉप्स, द रेन ड्रॉप्स, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है हैव बीन, क्योंकि ये भी पैसिव वॉइस में है। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन, और फिर मेन वर्ब हमारा जो है कंपेयर्ड टू, ये चीज़ आपको लिखना होगा, कंपेयर्ड टू। द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड टू न्यू क्वाइंस, न्यू क्वाइंस। अब इसके आगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि द बिग ड्रॉप्स, द बिग ड्रॉप्स are 10 cent pieces, 10 cent pieces, and the little ones are 5। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि द रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू क्वाइंस, यानी कि बारिश की बूंदों को नए सिक्कों से कंपेयर किया गया है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के बराबर हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के बराबर हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इसके आंसर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला जो पैराग्राफ इसमें दिया गया है विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से दिया गया है कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी लेंचो ने संतुष्ट भाव से फूलों से लदे पके अनाज के खेत को देखा। ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश की चादर में ढके हुए थे। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल। अलॉन्ग विद द रेन, बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े ओले भी बिगेन टू फॉल, यानी गिरने लगे। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। और इसके बाद कहा गया कि दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के लग रहे थे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, रिसेंबल का मतलब टू लुक लाइक होता है, एक समान दिखना। ये नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पुल्स, और बच्चे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, यानी कि बारिश में अपने कपड़े उतार कर, बच्चे बारिश में अपने कपड़े उतार कर रैन आउट, दौड़े, टू कलेक्ट, बटोरने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए मोतियों को, यानी कि उन ओले को। तो बच्चे बारिश में कपड़े उतार कर उन जमे हुए मोतियों को बटोरने के लिए दौड़े। अब इसके बाद इसमें और थोड़ा सा दिया गया है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेंचो ने कहा कि अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद है कि ये शीघ्र ही बंद हो जाएगा, यानी ओले गिरना शीघ्र ही बंद हो जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह शीघ्र ही बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, यानी कि 1 घंटे तक, द हेल रेन्ड, ओले बरसे। 1 घंटे तक ओले बरसे। कहाँ पे बरसे? द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली, यानी कि 1 घंटे तक ओले घर पर, बागीचे में, पहाड़ी पर, खेतों में और पूरी घाटी पर बरसे। तो यहाँ तक ये पैसेज दिया गया है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें है कि विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन लेंचो रिगार्डेड द फील्ड। पहला क्वेश्चन पूछा गया है विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, with what type of expression did Lencho regarded the field। इसके बाद है Lencho regarded the field। तो इसमें पूछा गया कि लेंचो ने किस भाव से अपने खेत को देखा। तो आपको पता है कि लेंचो ने संतुष्ट भाव से देखा था। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका आंसर लिखने के लिए? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें से सब्जेक्ट को ढूंढना होगा, और सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये जो हमारा सेंटेंस, इसमें जो क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को उस तरीके से लिखा नहीं गया है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि विद व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन डिड लेंचो रिगार्ड द फील्ड, डिड लेंचो रिगार्ड द फील्ड, ऐसा होना चाहिए था, बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा गया है। तो आप कैसे सब्जेक्ट को पहचानेंगे? जिसके बारे में बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही है। तो बात किसके बारे में हो रही है? लेंचो के बारे में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? लेंचो है। सबसे पहले हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया लेंचो, और इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें आएगी, वहाँ पे रिगार्डेड का यूज़ किया गया है। लेंचो रिगार्डेड, लेंचो रिगार्डेड द फील्ड, रिगार्डेड द फील्ड। अब किस एक्सप्रेशन से? विद सेटिस्फाइड, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न। अब कैसे एक्सप्रेशन से? एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से। और यहाँ पे देखिए विद का भी यूज़ किया गया। आपको ये भी इसमें नहीं ढूंढना है कि इसमें प्रेपोजिशन कौन सा यूज़ करें, यहाँ पे विद का यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। तो ये आंसर हमारा हो गया कि लेंचो रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, व्हाट हैपेंड व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, यानी कि जब तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। व्हाट हैपेंड व्हेन the strong wind began to blow, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया? when the strong wind began to blow, यानी कि जब तेज हवा चलने लगी, what happened, तो क्या हुआ? जब तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ? और आपको पता है कि जब तेज हवा चलने लगी तो बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तो यही चीज़ आपको इसके आंसर में लिखना है। लेकिन आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? पहले आप हिंदी में अगर इसका आंसर सोच लेते हैं कि जब तेज हवा चलने लगी तो बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। तो स्टार्टिंग किससे हुआ? जब तेज हवा चलने लगी, यानी कि व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। इस पोर्शन को आपको पहले लिख देना है। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जब तेज हवा चलने लगी तो क्या हुआ? along with the rain, यहाँ पे आप कॉमा लगा के लिख सकते हैं along with the rain very large hailstone began to fall, गिरने लगे, began to fall। या फिर आप इसमें along with the rain इस पार्ट को आप लास्ट में भी कर सकते हैं, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल along with the rain, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आंसर हमारा हो गया कि when the strong wind began to blow, जब तेज हवा चलने लगी। इतना तो क्वेश्चन में से हो गया। along with the rain, तो बारिश के साथ साथ very large hailstones began to fall, बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अगला क्वेश्चन हमारा है why did the boys go out, यानी कि लड़के बाहर क्यों गए? और आपको पता है कि लड़के ओले बटोरने के लिए बाहर गए थे। लड़के किस लिए गए थे? उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए, उसको बटोरने के लिए बाहर गए थे। तो बस आपको इसमें यही चीज़ पूछा गया तो यही बताना है। बल्कि इसमें यह भी कहा गया कि बारिश में कपड़े उतार कर, लेकिन ये चीज़ें क्वेश्चन में नहीं पूछी गई है। क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया है कि वाई डिड द बॉयज़ गो आउट, लड़के बाहर क्यों गए। तो आप इसका आंसर बस इतना ही देंगे। सबसे पहले आपको इसमें से सब्जेक्ट ढूंढना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया द बॉयज़। तो पहले यहाँ पे आप लिखेंगे द बॉयज़, और इसके बाद देखिए जब क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें गो है तो यहाँ पे हो जाएगा वेंट आउट। द बॉयज़ वेंट आउट, लड़के बाहर गए, किस लिए? बटोरने के लिए। यहाँ पे एक पर्पस बताया गया है, किस पर्पस से गए? बटोरने के लिए। और जब भी कोई पर्पस बताया जाता है तो वहाँ पे आप इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी कि 2 + V1। तो बटोरना की अंग्रेजी क्या है? कलेक्ट है, तो यहाँ पे आप टू कलेक्ट कर सकते हैं। द बॉयज़ वेंट आउट टू कलेक्ट, अब क्या कलेक्ट करने के लिए? द हेलस्टोन्स। अब देखिए इसमें तो कहा गया फ्रोजन पल्स, लेकिन फ्रोजन पल्स वो रियल में नहीं था। वो फ्रोजन पल्स किसके लिए यूज हुआ था?
हेल स्टोन्स के लिए यूज हुआ था। तो आंसर में आप सटीक बताएंगे कि वो हेल स्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए दौड़े थे। तो आंसर हो गया द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द हेल स्टोन्स, यानी कि बच्चे ओले बटोरने के लिए दौड़े। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिड द स्टॉर्म पास क्विकली, क्या तूफान शीघ्र ही समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, डिड द स्टॉर्म पास क्विकली। जब क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका रिप्लाई येस और नो में होता है, हाँ या ना में होगा। तो अगर इसका जो आंसर है वो येस में है तो सबसे पहले आप येस लिखेंगे, और अगर नो में है तो सबसे पहले नो लिखेंगे। तो क्या तूफान शीघ्र ही समाप्त हो गया था, तो हमें पता है कि वो शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे नो, यहाँ पे आपको नो लिख के कॉमा लगा देना है, फिर सेंटेंस को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, नो द स्टॉर्म। इसके बाद फिर से आपको वही काम करना है, पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है द स्टॉर्म, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो द स्टॉर्म, नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास, नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, नहीं तूफान शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आप इसमें यह भी मेंशन करते हैं कि वो 1 घंटे तक रहे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट रिमेन्ड यानी कि यह रहा, इट रिमेन्ड फॉर एन आवर, या 1 घंटे तक रहा, इट रिमेन्ड फॉर एन आवर, ये चीज़ भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। नो द स्टॉर्म डिड नॉट पास क्विकली, इट रिमेन्ड फॉर एन आवर, यानी कि वह 1 घंटे तक चला। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर खुद से लिखना बताया। इसका जो मेथड है, किस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वो भी खुद से, बिना उसको रटे कैसे लिख सकते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने देखा कि इसमें सभी आंसर का जो स्टार्टिंग हमने किया वो क्वेश्चन में से ही किया गया है, और दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन जिस टेंस में है उसका आंसर उसी टेंस में दिया गया, जिस टेंस में क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर उसी टेंस में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको टेंसेज आते हैं, और टेंसेज में भी फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये 2 टेंसेज सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये 2 टेंसेज तो बहुत ही अच्छे से आने ही चाहिए। वैसे सभी टेंसेज आना कंपलसरी है, लेकिन ये 2 टेंस आपको ज़रूर आने चाहिए। और इसके अलावा आपको कुछ कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अगर कहीं पे कोई रीजन पूछा गया, वाई से स्टार्टिंग हो गया, तो वहाँ पे आपको बिकॉज का यूज़ करना होगा, और कहीं कहीं पे हाउ से अगर स्टार्ट हो गया। अभी आपको इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।